हेलो दोस्तों, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की 6th क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग अपने नेबरिंग रीजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एशिया में ही लाई करते हैं। नेपाल हो गए, भूटान हो गए और कुछ छोटे छोटे फेमस आइलैंड जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि स्मॉल पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशियन केम इन द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश। वैसा कौन सा पार्ट है कि इंडियन ओशियन का जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है? जो कि आपने इंडियन ओशियन का देखा होगा, ये अपना इंडिया ऐसा लगभग बना हुआ है। उसके अगल बगल के रीजन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब रीजन इंडियन ओशियन में आता है। और जो लास्ट के नीचे का इंडियन ओशियन है, उसका कुछ पार्ट जो कि 3 आइलैंड है, चागोस, आर्किपेलागो और डिगो गार्सिया। ये 3 आइलैंड जो कि ट्रायंगल शेप में एक तरीके से जुड़ रहे हैं, ये 3 आइलैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये आइलैंड इतने ब्रिटिश ज़रूरी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पर अपना सैंड एंटा बना लिया है। और इसकी खासियत ये है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा आर्मी है जो कि पूरे एशिया को कंट्रोल कर सकती है। याद रखिएगा आप लोगों। और जो ईरान में हमला किया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ये यहीं से ही डिगो गार्सिया से ही उसने अपनी आर्मी भेजी थी। तो आप लोगों को ये याद करते हुए चलना। ये 3 आइलैंड हैं, चागोस, आर्किपेलागो और डिगो गार्सिया। यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि आर्किपेलागो क्या है। तो आर्किपेलागो एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशियन में लाई करता है, बट किसकी टेरिटरी में है? अब ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी में है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट भी है, आपको ये याद भी कर लेना है। और ये सबसे पहले किसके अंडर में था? ये सबसे पहले मॉरिशस एक कंट्री है जो कि अफ्रीकन रीजन में पड़ती है, उसके अंडर में ये आइलैंड था। तो आपको 3 बातें याद रखनी है डिगो गार्सिया की। पहली, ये किसके अंडर में है? यूके और यूएस की आर्मी यहाँ पर रहती। किस गवर्नमेंट के टेरिटरी में आती है? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की टेरिटरी में आती है। और ये किस ओशियन में लाई करती है? इंडियन ओशियन में। और ये ओरिजिनली सबसे पहले किस कंट्री के अंडर में था? मॉरिशस के अंडर में। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग नेपाल के बारे में जानेंगे। जैसा कि नेपाल हमारा बॉर्डर लाई करता है किन स्टेट से? 5 स्टेट से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये लगभग 1800 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है नेपाल। आप लोगों को ये याद करते हुए चलना है, लगभग 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर लगभग। और ये 5 अपने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। इन 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि नेपाल इज़ अ लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक आप लोग समझ रहे होंगे, जो कि चारों साइड से कंट्री से या लैंड से घिरा हो, पानी से कोई भी साइड से ना घिरा हो। 3 साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, एक साइड से तिब्बत से। ये तिब्बत वाला रीजन है, ये पूरा ऊपर का, उससे घिरा हुआ है। अब हम लोग इसकी कुछ फेमस जगह के बारे में देखेंगे। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि दारा नेशनल पार्क, जो कि इसका फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पर जनकपुर है, ये जनकपुर रीजन है। ये विराटनगर है। ये सब जितने भी प्लेस हैं, ये सब यूपीएससी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है। यहाँ पर किस रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर है? यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन
फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसका हेड क्वार्टर भी है यहाँ पर, आपको याद करते हुए चलना। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है। चलते हैं आगे की ओर। नेपाल के बारे में बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने पूरा मैप के बारे में क्यों नहीं बताया, तो हम लोग बस मैप के बारे में अभी हल्के फुल्के एक तरीके से ओवरव्यू ले रहे हैं, और जो ज़रूरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल वही टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। और जो मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक स्पेशली पढ़ाए जाने चाहिए तो उनको मैं बाद में लेकर आऊँगा। भूटान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि भूटान ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है, 3 साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, एक साइड से तिब्बत रीजन से। इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, और कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली कड़कती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं, और पहाड़ों की हाइट भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। तो जितने भी बादल यहाँ से निकलते हैं तो वो पहाड़ से टकरा जाते हैं और बिजली उत्पन्न होती है। अब देखेंगे हम भूटान मैप के बारे में। भूटान, इसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू है। इसका मेन सिटी, जो फेमस सिटी है, पारो। ये बिगेस्ट सिटी भी है एरिया के अकॉर्डिंग। और ये साक्टेन, ये रीजन, अब यही रीजन क्यों? ये रीजन इसलिए फेमस है क्योंकि इस रीजन को हमेशा चाइना अपना बताया करता है। इस रीजन को हमेशा चाइना अपना बताया करता है, इसीलिए हम लोग इस रीजन के बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। पारो सबसे बिगेस्ट सिटी। और भूटान में यहाँ पर ब्लैक माउंटेन रेंज है। आप लोग सोच रहे होंगे ब्लैक माउंटेन्स जर्मनी में भी है। ये ब्लैक माउंटेन्स जर्मनी में है, और ये ब्लैक माउंटेन रेंज है जो कि भूटान में है। अब भूटान के बारे में हम लोग थोड़ा केस स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चाइना हमेशा क्लेम किया करता है कि ये भूटान का जो साक्टेंग का एरिया है ये उसका है, और चाइना की ऐसी पॉलिसी रही है कि वो अगल बगल के रीजन को एक्वायर्ड कर लेना चाहता है, हड़प लेना चाहता है। और जो कि तिब्बत रीजन में चल ही रहा था कि चाइना के गवर्नमेंट ने तिब्बत रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया, और उसने अपने ही शहर से लोगों को तिब्बत रीजन में भेज दिया, ताकि वहाँ पर तिब्बतन जो पीपल हैं उन लोगों की मेजॉरिटी ना हो पाए, इसलिए। और इन्हीं सब चीज़ों से डर कर भूटान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक तरीके से रिलेशन बढ़ाने चालू कर दिए, जो कि रिजल्ट ये रहा कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है भूटान गवर्नमेंट का, और भूटान गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल, इंटरनेशनल और जोग्राफिकल कोई भी इशू होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही रिजॉल्व होते हैं। तो जितना भी फॉरेन अफेयर्स का भी काम होता है भूटान का, वो भी इंडियन गवर्नमेंट ही संभालती है। अब आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम लोग अगर भूटान या नेपाल जाएँ घूमने तो वहाँ के लिए पासपोर्ट नहीं लगता है। बाकी अदर कंट्रीज़ के लिए लगता है, नेपाल और भूटान के लिए नहीं लगता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट इन तिब्बतन रीजन एंड द एक्विजिशन ऑफ लैंड पॉलिसी ऑफ चाइना, भूटान परेशान हो गया था। भूटान किंग असिस्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर रियल लैंड एंड कंट्रीज प्रोटेक्शन, कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है। अब आपको ये एक फैक्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भूटान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि 1974 से 1976 के बीच में। अब जैसा कि चाइना हड़प ले रहा था तिब्बतन रीजन को, तो भूटान पहले ज्वाइन तो हुआ इंडिया से, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आया कि इंडिया भी तो ऐसा नहीं कर लेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा आप मेरे साथ 2 साल तक रहिए, अगर आपको सही लगे तो आप इस एग्रीमेंट को बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो वहीं पर रोक दीजिएगा। तो 2 साल रहे साथ में, और वो लोग इन गवर्नमेंट के साथ उन लोगों को अच्छा लगने लगा, और वो इसी के साथ चलना चाहते थे, और चाहते थे कि हम इंडिया से ही जुड़ जाएं। बट उन लोगों के यहाँ मोनार्कियल सिस्टम था, राजा रूल करता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, जिसकी वजह से आपको मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हटानी पड़ेगी। तो भूटान ने इसमें डिनाई किया,
और तब से हम लोग एग्रीमेंट ऐसे ही चलता आ रहा है कि जो भी इशूज़ हैं इंडिया सॉल्व कर देगी और आपका जो मोनार्कियल सिस्टम है वो भी बना रहेगा। और यहाँ पर जो फॉलोवर हैं, जो रिलीजन है मेन, वो बौद्ध धर्म के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे चालू किए गए। ताला प्रोजेक्ट, चूखा प्रोजेक्ट, डोगाचू प्रोजेक्ट, ये तीनों प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है। पानी से ही बिजली उत्पन्न की जाती है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, ताला प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ताला परियोजना, तो ये जो कि भूटान में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू चालू की गई है। अब कुछ लोग समझ लेते हैं ताला परियोजना जो कि अलीगढ़ में ताला उद्योग है, ताला के लिए अलीगढ़ फेमस है। आपको ये याद करते हुए चलना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।